10 वीडियो देखना है जो कि हम पेपरों तक आपको देने वाले हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन किस भाषा की लोकोक्ति है? तो यह ब्रज भाषा की लोकोक्ति है। आप सभी को पता है कि आप जब मथुरा जाते हैं, ब्रज जाते हैं, तो वहाँ आपने नंद शब्द जरूर सुना होगा, देवकी नंदन। तो अगर कोई छात्र अपने आसपास बातें सुनता है तो इसका आंसर वो पेपर में लगा सकता था, और पुराने पेपरों में ये आया हुआ है। पुराने पेपर आपको कम से कम 5 से लेकर के 7 साल के कंप्लीट कर लेना चाहिए। पेपर उन्हीं से बनता है, बस थोड़ा बहुत वो घुमा देते हैं। अगर आपने पुराने पेपर नहीं लगाए, आप कितना भी याद कर लेना, सिलेक्शन आपसे दूर है। प्रिय छात्रों, अब है कि शुद्ध लेखन है, माने आपको शुद्ध लिखना आना चाहिए। तो जो आशीर्वाद शब्द है, ए ऑप्शन वाला, ए आपका एकदम करेक्ट है। तो देखिए आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है, आशीर्वाद, इस तरीके से आशीर्वाद लिखा जाता है। लेकिन जल्दबाजी में क्या है, आप बी ऑप्शन वाला जो आरसीवाद है वो सही कर देते हो, क्योंकि ट्रैक बसों में आपको जो बी ऑप्शन वाला है ऐसा लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, क्योंकि अब आप ट्रैक देखते रहते हो, किताबें आप पढ़ते नहीं हो। तो परीक्षा में आशीर्वाद पूछा जाता है और परीक्षा में उज्ज्वल पूछा जाता है, तो उज्ज्वल लिखना सीख लो। आप उज्ज्वल लिखना सीख लो। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? ऊ आधा जा वा और ला, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। आप परीक्षा लिखना सीख लो। परीक्षा, परीक्षा ऐसे लिखा जाता है। तो यह परीक्षा में आपके कई बार बच्चे आते हैं। इस प्रश्न का आंसर बताने के लिए आपको कक्षा 8 की हिंदी पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं ऐसा प्रश्न कभी भी आता है तो गलत हो जाता। यदि आपने कक्षा 8 की हिंदी उठा करके देखी है तो ज़रूर आपको ये ध्यान आ जाएगा। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, किस कवि की रचना है? तो यह शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। परीक्षा में हमेशा संधियों पर प्रश्न आते हैं। तो निर्मल शब्द का सही संधि विच्छेद है निर्मल, तो इसका होता है निहिधन मल। तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, निहिधन मल। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ऊपर यदि आपको रा दिखाई देवे तो उसका क्या कर देते हैं, अपन विसर्ग बना देते हैं, तो ये आपका हो जाता है निर्मल। जैसे कभी आ गया निहिधन पाप, तो निष्पाप। तो ये दो ही इंपॉर्टेंट है, निर्मल और निष्पाप। अपराजिता शब्द में उपसर्ग है, अपराजिता शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें आ उपसर्ग छुपा हुआ है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्द के पहले जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो अपराजित शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, आ प्लस पराजित, आ प्लस पराजित। ठीक है, और हमने क्या बोला? जो शब्दांश शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, ये शब्द का अंश है, छोटा रूप है शब्द का, तो आ यहाँ पर आपका उपसर्ग है। इसी प्रकार परीक्षा में बेबस आता है, तो बेधन बस पूछते हैं कि बेबस में कौन सा उपसर्ग है? तो बे उपसर्ग है। तो यह आपका फ्री का नंबर है। कैसे सही करोगे? आपको ध्यान से पढ़ना है, दिया हुआ शब्द उसको दो भागों में तोड़ करके देखना है क्या वास्तव में ये दो शब्द हो सकते हैं। ऐसे हमने बोला अपधन राजिता, अब तो शब्द होता है लेकिन राजिता कोई शब्द नहीं होता है। हमने बोला अपराधन जिता, अपरा कोई शब्द नहीं होता है, उज्जिता कोई शब्द नहीं होता है, जीता होता है शब्द। तो आप जब शब्द किसी भी शब्द को दो भागों में तोड़ेंगे, अगर आपको लगे कि दोनों शब्द वास्तव में हैं और होते हैं, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए पवन होता है, इस तरीके से भी अपन आंसर निकालेंगे। और समीर भी पर्यायवाची शब्द होता है,
अनिल भी पर्यायवाची शब्द होता है। अनल पर्यायवाची शब्द नहीं है वायु का। जो अनल शब्द है ये आपका आग का पर्यायवाची शब्द है अनल। तो देखो याद कैसे रखोगे, एक हम आपको बेहतरीन ट्रिक्स बताते हैं। अगर आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, नल के पास जाना पड़ता है, नल से पानी निकालना पड़ता है और आप पानी से आग बुझा देते हो। तो आग का पर्यायवाची है अनल, और बाकी के जो तीन हैं वे वायु के, पवन के या समीर के या अनिल के पर्यायवाची शब्द हैं। आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है आपका तत्पुरुष समास। क्यों है तत्पुरुष? आपको आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है, मतलब निकालना पड़ेगा आपको। अगर तत्पुरुष समास आपसे पूछा गया है तो वो आपसे मतलब निकलवाएंगे। आत्म पर विश्वास माने खुद पर विश्वास, यदि पर शब्द आ जाए तो वहाँ आपको तत्पुरुष समास सही करना। एक आत्मविश्वास परीक्षा में पूछा जाता है, एक राजपुत्र परीक्षा में पूछा जाता है, माने राजा का पुत्र। द्विगु समास की परिभाषा भी जान लो। शुरू में यदि संख्यावाचक शब्द हो, तिराहा, चौराहा, ठीक है, पंचरात्रि, ऐसा है, ठीक है, तो द्विगु की परिभाषा बता दी। अव्यय भाई की परिभाषा जान लो। यदि शुरू में यथा और प्रति जुड़ा हो तो वहाँ अपन को अव्यय भाव समास सही करना है। द्वंद्व की परिभाषा बहुत ही सरल है। देखो द्वंद्व शब्द द्वा और द्वा से मिलकर बना है, माने दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद की बराबर महत्ता होती है, माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र। गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है। यह वाक्य कैसा है? यह आपका संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य का मतलब ये होता है जिसमें और शब्द जुड़ा हो, जिसमें और शब्द जुड़ा हो। सिंपल सी पहचान है बस। कई बार पूछा जाता है, गीता की जगह कोई दूसरा शब्द लिख देते हैं, कुछ भी लिख दें, आपको और शब्द मिल जाए तो आंख मीच करके संयुक्त वाक्य आंसर आप सही कर देना। धुआंधार जलप्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? तो यह नर्मदा नदी के जल के गिरने से बनता है। जो धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी के पानी के गिरने से बनता है, जबलपुर के पास में है और उस स्थान को कहते हैं भेड़ा घाट। भेड़ा घाट जबलपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भेड़ा घाट के रचनाकार पूछे जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी होशंगाबाद के रहने वाले थे, ये भी कभी कभी वो आपसे पूछ लेते हैं। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, ठीक है। और ये पटना कहाँ है? ये बिहार में है। अब पाटलिपुत्र क्यों पूछा गया है? अब देखना कितना सरल है। पट ना, जरा सा भी आप दिमाग लगाओगे तो आपको उत्तर भी नहीं आता है, तो पट पट ऐसे सोचोगे तो उत्तर आपको मिल जाता है पाटलिपुत्र। और जो पटना है ये वर्तमान में बिहार की राजधानी भी है। और आपको पता होना चाहिए बिहार में एक नालंदा नाम का स्थान है। यहाँ पर एक प्राचीन विश्वविद्यालय था, ठीक है। बिहार में नालंदा में एक प्राचीन विश्वविद्यालय था। तत्सम शब्द बना है। तत्सम शब्द है तो तत्सम शब्द है आपका प्रस्ताव। देखिए इसका आंसर कैसे बताओगे आप? आपको किसी भी शब्द में आपको ये पहले देखना है कि उसमें कोई आधा शब्द तो नहीं है। जैसे कि हमने कहा कि पुष्प क्या है, तत्सम तद्भव, तो इसमें आधा सा आया तो ये तत्सम शब्द है। यदि कभी इसमें यह छा मिल जाए तो भी वो तत्सम शब्द है। जैसे परीक्षा है, परीक्षा एक तत्सम शब्द है। तो हमने आपको पहचान बता दी, ठीक है। तो तत्सम शब्द का आंसर आप बहुत तुरंत बता सकते हैं चारों ऑप्शन देख करके कि किसमें आधा शब्द है। जैसे पुत्र है, पुत्र में आधा रा लगा हुआ है, पुत्र। बस इतना ही आपको सोचना है। अब बताओ, आप रटते रहते हो हजारों शब्द, एक पन्ने के होते हैं तत्सम शब्द, 2 पन्ने के भी होते हैं, याद कर सकते हो, भूल जाओगे। लेकिन आपने सर की ट्रिक्स देखी, सर ने कहा था 4 ऑप्शन देख लो, उसमें कोई आधा शब्द वाला अक्षर मिलेगा आपको, आधा शब्द वाला शब्द मिलेगा तो वही देखो, प्रस्ताव देखो, यहाँ पर पुष्प भी लिखा हो सकता था। तो ये सिंपल सी बात है। और तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं। और तद्भव वो होते हैं जो किताब में देखने को नहीं मिलते, गांव की भाषा में बोले जाते हैं, वो होते हैं तद्भव शब्द।
अग्रज शब्द का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द माने होता है उल्टा। विलोम शब्द माने उल्टा, माने अपोजिट। तो अग्रज माने होता है भाई साहब आगे, ठीक है। नहीं, अग्रज माना होता है बड़ा भाई, अग्रज माना होता है बड़ा भाई, और अनुज माना होता है छोटा भाई। अब देखिए बाकी के शब्द। आगे का उल्टा होता है पीछे, बाद का उल्टा होता है पहले। तो जो पेपर में दिए रहते हैं ना कुछ, तो उनसे ही पेपर बनता है मेरे बच्चों। आप 4-5 साल के पेपर लगा लो, लेकिन ऐसे लगाओ समझ करके, रट के लगाओगे तो नहीं कर पाओगे, पास ही नहीं हो पाओगे। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, तो जो ऑप्शन रहते हैं उनके बारे में ही बताते हैं कि इनसे प्रश्न बनेगा, ऐसा ही बनता है प्रश्न। आज ये आ गया तो कल वो पूछेंगे आपसे। इसका आंसर आपको पता है कि भेड़ाघाट पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी। ये कहाँ के रहने वाले थे? होशंगाबाद के रहने वाले थे। माखनलाल चतुर्वेदी की अन्य रचनाएं पूछ सकते हैं, पूछें तो। एक तो भेड़ाघाट तो बता ही दी हमने आपको, हिमक्रीटनी, हिमतरंगिणी। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग है आपका कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका सही उत्तर है आपका कवयित्री। इसको कैसे याद करोगे? आप भूल जाओगे। स्त्री, स्त्री, और यहां भी लिखा है इत्री, स्त्री इत्री। तो कवयित्री, महिला कवि को हम कहते हैं कवयित्री। राकेश शब्द में कौन सी संधि है? राकेश शब्द में गुण संधि है। लेकिन मेरे बच्चों, जब आपके पास बहुत सारी संधियां हो जाएंगी और बहुत सारे आपके पास उदाहरण हो जाएंगे, तो आपसे गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहेगी। तो हम आपको ट्रिक्स बताते हैं। यदि मेरे बच्चों कभी भी प्रश्न में इस तरीके से पूछा जाए, कोई शब्द हो और उस पर एक ही मात्रा लगी हो बच्चों, ठीक है, एक ही मात्रा लगी हो, जैसे कि राकेश में का पे एक ही मात्रा लगी है, एक ही मात्रा लगी हो और ओ की लगी हो, तो वहाँ गुण संधि वाला आंसर आंख मीच करके, मतलब आपको 1 सेकंड भी नहीं सोचना है, जो कहोगे वो कर देंगे हम। यदि एक ही मात्रा वाला और ओ की मात्रा वाला जो शब्द हो वो गुण संधि ना निकले, जैसे राकेश हो गया, ब्रजेश हो गया, कुछ भी हो, ऐसे हमने कहा परोपकार, रापो की मात्रा है, ये भाई साहब गुण संधि है। आप कहोगे सर ऐसी बातें कर रहे हो तो बी, सी और डी का भी बता दो, तो सुन लो। दीर्घ संधि का उदाहरण सुनो। जब बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा आपको देखने को मिले, जैसे विद्यालय है, युवावस्था है, ये दीर्घ संधि है। वृद्धि संधि सुन लो ध्यान से। अभी गुण संधि में बताया कि एक ही मात्रा हो और ओ की मात्रा हो, एक ही और ओ की। गुण संधि का विपरीत है वृद्धि संधि। इसमें आई की और औ की, आई की और औ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी शब्द के ऊपर, तो वृद्धि संधि सही करना। यण संधि कैसे निकालोगे आंसर? बिल्कुल, यण लिखा हुआ है, यदि या के पहले आधा अक्षर आ जाए तो यण संधि है। हमने कहा इत्यादि, या के पहले पहले आधा तारा इत्यादि यण संधि है।